नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो कहा है, उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। जैसे कि आपको मालूम है, इसमें 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 का मैथ आएगा, 25 की इंग्लिश आएगी और 25 का ही आएगा जीके। तो आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का आगाज करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ हिंदी का पहला सेशन हमने लगा दिया है, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम बात करें तो देखिए, अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो आपकी जॉब लग जाएगी। और अच्छी तैयारी ही मांगती है समय, और समय मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है ना। जैसे काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है समास का अर्थ है, यानी समास का क्या अर्थ है। तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर छोटा करना, मतलब जो शब्द होते हैं दो शब्दों को मिलाकर छोटा कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं समास। जैसे हम कह रहे हैं राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, राजा का सिंहासन अर्थात राज सिंहासन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो समास के भेद की यदि हम बात करें तो समास के कुल 6 भेद होते हैं ना। जैसे अव्ययीभाव, तत्पुरुष और द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये जो आपका व्यग्र शब्द दिया है, इसके पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका अधीर, ठीक है ना। अधीर जो है ये व्यग्र का पर्यायवाची है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है अनार का पर्यायवाची है। तो अनार के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो देखिए, सुकोदन होता है, दाड़िम होता है, रामबीज होता है, मतलब ये सभी जो हैं, ये चारों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन ये अनार के पर्यायवाची हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 में कहा है कि निरंतर चिरंतन, चिरंतर का विलोम शब्द क्या है। तो चिरंतर के विलोम शब्द की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नस्वर। चिरंतर का मतलब होता है जो लगातार चले, और नस्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है जिसकी कोई इच्छा यानी स्पर्शा ना हो वह क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे निष्पत्सीय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है, ये वाला सुसुप्ति ठीक है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। तो हमें यण संधि का उदाहरण बताना है। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अत्याचार में यण संधि है। देखिए, एक ये भी यण संधि की ट्रिक होती है कि आधा शब्द यदि आता है तो वो यण संधि हो जाता है, यानी अत्याचार में आधा तय आया है। और सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, तो सत्यार्थी के संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है बताइए। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में है जो स्थिर, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वही हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि शरणागत में कौन सा समास है। तो शरणागत का मतलब होता है शरण को आगत, मतलब अर्थात तत्पुरुष समास का ये उदाहरण। शरणागत शरण को आगत, यानी शरण में आया हुआ। और मरणासन शब्द में कौन सा समास है, ठीक है ना। मरणासन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें कहा है गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे। तो गंगा से जो उत्पन्न होता है उसको कहेंगे गंगे। किसे कहा जाता है, भीष्म पिता को महाभारत में, ठीक है, यानी गंगा का पुत्र गंगे, यानी गंगा से उत्पन्न। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी 14, इसमें क्या कहा है। 14 में हमसे कहा है कि उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। जो उन्मेष शब्द है, इसमें यदि हम बात करें उद प्लस मेष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में कहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कैसे होते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, आपके समझ में
आ जाएगा। 16 की हम बात करें तो इसमें कहा क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप धातु है, यानी धातु से ही तो क्रिया का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? यह सही है, मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। यदि मैं बात करूं तो अनुग्रहित, ये वाला आपका ठीक है लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, मतलब किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई वो हमसे पूछ रहा है। तो अभ्यर्थना यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये ठीक है लिखा हुआ। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, इसमें कहा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा पर्वत का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो देखिए गिरी ये होता है, गिरधर नहीं होता, गिरिधर गिर को धारण करने वाला, मतलब ये श्री कृष्ण का है। बाकी सब पर्यायवाची हैं पर्वत के, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें कहा पंडित का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो पंडित है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनीषी है, प्राज्ञ है, विद्वान है, विदुर नहीं है, ठीक है ना, विदुर पंडित का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कहा हमसे कि 21 से 22 निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो देखिए 21 को पढ़कर देखते हैं। कह दिया है अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये बात ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक है, बाकी आपके गलत है, और हमें जो है शुद्ध वाक्य ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो 22 में कहा है कि इसमें भी हमें विशेषण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है 22 में। तो देखिए यदि आप वह गली में कुछ पतला सा है, तो ये गलत है। मेरी दो गाय सफेद हैं और एक काली है, ये विशेषण की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 में क्या कहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है ना, शुद्ध निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने, ठीक है। तो देखो 23 की यदि हम बात करें, चलो 23-24 जान लेते हैं। इसमें क्या रखा है शुद्ध वाक्य क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा है वह दंड पाने योग्य है, वह दंड के योग्य है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें 24 की, 24 में कहा है, इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में ये कह रहा है पाठ पढ़कर कल आइए, नहीं कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, 25 में कहा है कि कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपि प्लस ईस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे कपीस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सेशन की हम बात करें तो अगला सेशन हमारा अंग्रेजी का है, 25 नंबर की अंग्रेजी। तो चलिए देर किस बात की, 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए तेजी से चलता हूँ मैं, और केवल क्वेश्चन और आंसर यानी काम की बात ओनली, नो बकवास, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा ही बिलीव्ड इज ए रियल, वह विश्वास करता है, ठीक है ना, यानी उसकी प्रेमिका एक वास्तविक है, ठीक है ना, उसकी प्रेमिका एक वास्तविक है। तो इसके लिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ब्यूटी, वास्तव में उसकी प्रेमिका जो है वो ब्यूटी है, मतलब सौंदर्य है, सुंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या रखा है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा है हमसे कि वन मस्ट नोट प्राइस अचीवमेंट्स, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में हाँ वन मस्ट टू प्राइस यानी अचीवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें इसके आंसर की, यानी प्रत्येक वाक्य के लिए जो नीचे रिक्त स्थान दिया है इसमें ये भरना है। और यदि भरने की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो दिया है कि यानी वन मस्ट बी प्राइज यानी उपलब्धि की प्रशंसा करना, और उपलब्धि की प्रशंसा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वंश हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वन दिया है ना तो वन के साथ क्या आएगा, वंश आएगा। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में क्या रखा है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक ही भरना है हमें। इसमें दिया है आई वांट टू रीड मोर बुक्स, ठीक है, आई वांट टू रीड मोर बुक्स यानी मैं और अधिक किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या आएगा आपका सम, यानी और कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ, तो मोर से पहले सम का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, 29 में क्या कहा है
इसमें भी हमें रिक्त स्थान भरना है कि कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब का यूज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें तो इसके लिए देखिए, आई यूजली गो टू बेड early एंड आल्सो गेट early। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, मैं आमतौर पर जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठ ही जाता हूँ, ठीक है ना। यानी ईयरली का मतलब होता है जल्दी, जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी ही उठ जाता हूँ। तो यहाँ पर गेट अप होता है उठना, ठीक है। गेट अप मतलब होता है उठना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में क्या कहा जरा ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक सुटेबल एड वर्ब का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। एड वर्ब का प्रयोग हमसे पूछा है, ही हैज डन द वर्क। ही हैज डन द वर्क यानी उसने काम को कर दिया, और यदि कर दिया तो कैसा कर दिया था, ऑलरेडी पहले ही कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 में क्या कहा है, 31 में क्या रखा है इसमें, यानी ए बी सी डी यानी बिलोंग प्रॉपर कंजक्शन, मतलब कौन से कंजक्शन का, कंजक्शन का मतलब होता है जो दो किन्हीं शब्दों को और वाक्य को जोड़ता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो मतलब कंजक्शन को हिंदी में संयोजन कहते हैं, संयोजन को चुन करके रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आनंद राइट स्लोली और नियति, मतलब जो आनंद है वो धीरे धीरे साफ सुथरा लिखता है, ठीक है ना, धीरे धीरे साफ सुथरा लिखता है, तो ये हो गया बट आएगा, ठीक है ना। आनंद राइट आल्सो बट नियतली, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें 32 की, तो 32 में क्या कहा है, 32 में क्या रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा वो हमें भरना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे भरेंगे, ये कह दिया द पैसेंजर अल्टीड द बस, यानी यात्री जो है वो बस से उतर गए हैं, यात्री बस से उतर गए हैं, तो से के लिए फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, 33 में क्या कहा, 33 और लो 34 भी देख लो एक बार, चलो पहले 33 ही कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करना है हमें क्वेश्चन नंबर 33 में। तो देखिए बॉय, इसमें आ जाएगा बॉय मीट ए मैन, यहाँ पर तो ए आएगा, और यहाँ पर एलिफेंट यहाँ पर एन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर, यानी द बॉय मीट एन मैन विद एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या करेगा, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनेंट गिवन द बिलो ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर रहे हैं, 34 में क्या कहा है, यानी कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर द वार, मतलब जो देश हैं वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मैनी, यानी बहुत सारे देश जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 में क्या कहा है, द वर्क टाइम एंड पेटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 यानी काम, और बीच में जो आएगा वो हमें भरना समय और धैर्य, काम समय और धैर्य कुल मिलाकर नीड्स, यानी काम को करने के लिए समय की और धैर्य की जरूरत होती है, पैसेंस होता है धैर्य। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो इसमें क्या क्या रखा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल द सेंटेंस, यानी पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान लीड ए वेरी सिंपल लाइफ बी एन एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है ना। इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में ये क्या रखा है, मतलब जो है राजस्थान के गांव में बहुत सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, 37 में क्या कहा है, 37 में हमसे बात कर रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी पैसिव और एक्टिव वॉइस की हमसे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में द टीचर अस ग्रामर, यानी द टीच अस ग्रामर, ठीक है। कहने का मतलब ये वह हमें व्याकरण पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ही माने वह, टीच माने पढ़ाते हैं, अस माने हमें, ग्रामर माने व्याकरण। तो इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय हिम, ठीक है ना। देखो ग्रामर तो ग्रामर ही रहेगा, है ना, और आपका ये अस का बी हो जाएगा और आर बीइंग आ जाएगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, और ही का हो जाएगा हिम, ठीक है।
भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा हमारा है 38। ठीक है, 38 में क्या कहा है, इसमें डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन मतलब ये दिया, ही सेड आई हैव पास द टेस्ट। ठीक है, ही सेड उसने कहा आई हैव पास द टेस्ट, यानी मैंने टेस्ट को पास कर लिया है। ठीक है, तो इसके यदि हम बात करें तो मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं हम, तो इसका बन जाएगा, यानी आई सेड का तो हो जाएगा ही सेड, और दैट से जुड़ जाएगा, आई का हो जाएगा ही, और यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका। ठीक है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कहा है रवि वाजंट थिंकिंग। ठीक है ना, रवि वाजंट थिंकिंग मतलब रवि सोच नहीं रहा था। क्या नहीं सोच रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा है। तो भैया क्लियरली मतलब रवि जो है वो क्लियरली यानी साफ सुथरी यानी स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा था, स्पष्ट रूप से। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में क्या कहा है, 40 में हमसे पूछा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसका मतलब ये है कि आदमी एक पिता है, यानी द चाइल्ड यानी बच्चा, इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा जो है, यानी द बच्चा इज माने है द फादर माने पिता ऑफ मैन, यानी बच्चा आदमी का पिता है। तो इसमें देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो इसमें एग्रीग्राम यानी एपीग्राम ये आपका वो हो जाएगी फिगर ऑफ स्पीच। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या कह रखा है, जरा पहले डायरेक्शन पढ़ लो। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश, मतलब क्या बता रहा है इसमें 41 और 42। ठीक है, 41 और 42 की यदि हम बात करें तो कह दिया है वेस्ट एक्सप्रेसिस, इसका मतलब होता है सिनोनियम। और सिनोनियम की यदि हम बात करें, ये जो वर्ड दिया है इसका सिनोनियम कौन सा है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, तो देखिए 41 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, देखते हैं कौन सा होता है पहले। तो ये पहले तो इसका हमें हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है ना, इन स्टेज, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आपका उकसाना, और इसी का सेम अर्थ ये निकलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 41 के यदि हम बात करें आंसर की तो डी हो जाएगा। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर यानी हाँ 41 का डी, 42 की हम बात करें तो 42 में दिया है, ये दिया है आपका पैटिनसम, ये जो है पैथिनसम दिया है। तो पहले तो हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता, चलिए इसका नहीं पता तो इसको ऑप्शन का बता देता हूँ। जो डी का अर्थ है वही इसका है, आप बता दो डी का क्या अर्थ है। दोनों में से किसी एक का अर्थ तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कह रखा है सुन लीजिए जरा, मतलब कुल मिलाकर कह रहा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट योर, यानी वायलेंस इज रियली अप्रोप्रिएट प्रोबेबल। इसमें हमें क्या बताना, देखो ऊपर से पढ़ते हैं ये, इसमें हिंदी अगर बात करें तो नीचे दिए गए वाक्यों में से दो शब्द एटेलाइज दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एटेलाइटिक वर्ड चुनना है, कौन सा चुनना है ना। यानी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है किसी ने काम को, और आपकी प्रतिभा वास्तव में सराहनीय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी डी, इट इज द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। 44 में हमसे कहा है कि चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, तो भैया ये जो है ना फाइनेंशियल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फाइनेंशियल यानी जो बजट वाली बात होती है, ठीक है ना, वित्तीय बात होती है, वित्तीय होता है इसका अर्थ, उसकी बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में क्या कहा है भैया, जरा देख लीजिए इसको भी ध्यानपूर्वक। 45 में हमसे क्या रखा है कि ईच वर्ड हैज बीन स्पेल्ड in four different ways, only one among them is the correct spelling of the word, select the correct one। मतलब कहने का यह है प्रत्येक शब्द के चार विकल्प अलग अलग तरीकों से लिखा गया है, उनमें से केवल एक ही शब्द सही है और उसी को चुन करके लिखना। शुद्ध वर्तनी वाला हमसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में ये जो दिया है ना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मिससेलिनेशन, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिससेलिनेशन। आगे बात करते हैं, हाँ विविध होता है, इसका हिंदी अर्थ विविध होता है।
अब आगे हमारे पास दिया है, ये कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक, मतलब ये पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में से आपको छांट करके 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है 46 47, वही हम बात करें 48 49 50 की, तो ये रहे भैया इनके क्वेश्चन, इसमें पैराग्राफ में से छाट के आपको देने हैं। अब हम बात करेंगे अगले सेशन की। अगला सेशन है हमारा जीके जीएस का। क्वेश्चन नंबर 51 से भाग 3 सामान्य ज्ञान। इसमें कहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। तो भैया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदन को है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी हम लगा सकते हैं आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के निम्नलिखित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भैया संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या थी 7 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 53 में। यदि हम बात करें तो इधर पुस्तक का नाम है, इधर उसके लेखक है दीवान मुक्त खराज। अच्छा ये विभाग है, दीवान मुक्त खराज विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। दीवान अमीर को ही मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, ये भी ठीक है। दीवान खैरात फिरोज तुगलक ने, और दीवान रियासत बलबन ने नहीं बनवाया था, ठीक है ना, यही गलत है। दीवान रियासत की यदि हम बात करें तो शायद अलाउद्दीन खिलजी ही था, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में कहा निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था, ठीक है ना, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं। भैया हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में क्या कहा है कि वैदिक ग्रंथों में भास्कर भाष्यकार सारणय को आश्रय प्राप्त हुआ था। मतलब जो वैदिक ग्रंथ है उस वैदिक ग्रंथों के अनुसार यानी भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था। किनके द्वारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 55 में, ये हमसे पूछा है। तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा हुआ था, ठीक है। कोरी क्रीक क्या है, यानी कोरी क्रीक की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो ये कच्छ के रण में एक रेखा है जिसको सर क्रीक भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भैया शीतकाल में वर्षा की यदि हम बात करें तो दक्षिण पूर्व होती है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व मानसून से, है ना। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। तो सोयाबीन की सर्वाधिक खेती करने वाले राज्य की यदि हम बात करें तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में कहा हमसे निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की करती है, नहीं करती है, झारखंड छत्तीसगढ़ पंजाब किसकी जो है सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 में क्या कह रखा है। 60 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है। तो भैया स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित करने की यदि हम बात करें तो इसमें जो है मतलब आपका अफगानिस्तान है, ईरान है और इराक भी है, पाकिस्तान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो 61 में कहा है हमसे कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। तो भैया इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे कण हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा की यदि हम बात करें तो कीनिया से होकर के गुजरती है इन ऑप्शन के अनुसार। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में कहा जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना गया है। मतलब हॉट स्पॉट की हम बात करें तो जिसमें कि विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति घास कवक शैवाल वगैरह, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ठीक है ना। वन ह्रास का मतलब जो वनों की कमी है उसके कारण की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 64 की। तो वो है भैया आपका कृषि का विकास। ठीक है, यानी वनों को काट रहे हैं और कृषि के लिए खेती तैयार कर रहे हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं दांत वाले, तो वो जो शीशा होता है वो कैसा होता है, ये हमसे पूछा है। दंत विशेषज्ञ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है नतोदर शीशा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, मतलब एक माइक्रोन जो लंबाई प्रदर्शित करता है वो करता है आपका 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो भैया ये होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, अगर तुम्हें व्यक्ति का समतल दर्पण देखना है तो, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो 68 में कहा है हमसे कि कहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब इधर तो दिया विटामिन का नाम और इधर दिया है रोग, यानी कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो यानी कैल्सीफेरोल अस्थि रुणता बिल्कुल ठीक है, नियासिन पेलेग्रा ये ठीक है, और कोवालमिन से संघधात्मक रक्तता ये ही गलत है, और गलत वाला ही हमसे पूछा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 69 में हमसे कहा है कि मेंडेल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो भैया उसने किया था यानी मटर के पौधे का, यानी गार्डन पी माने होता है मटर, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। इसमें कहा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की यदि हम बात करें तो 70 में केवल न्यायालय छावनी में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण ये ठीक है, केवल पैतृक विवाद में ये भी ठीक है, केवल संकट न उत्पन्न प्राणियों के क्षरण में, तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप के लिए संघर्ष करना है, तो प्रैक्टिस सेट निकालना जरूरी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई वीडियो को तो लाइक कर ही दो, एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। और अंत में इसे अपने यार दोस्तों में या सोशल मीडिया की साइट व्हाट्सएप फेसबुक सब पर इसको जो है शेयर भी कर देना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें हमसे पूछा है कि वर्ष 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा था। तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए बजट लाई थी केंद्र सरकार 2019 में 18-19 में। तो कब तक आय दुगनी करनी थी, तो ये था आपका 2022। अब 2022 भी निकल गई, इस समय 24 चल रही है और आय अभी तक दुगनी नहीं हुई है। हाँ इतना जरूर है कि महंगाई और बढ़ गई है ना। चलिए जय हो मोदी सरकार की। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो ये थी भैया आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भैया सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। 73 का आंसर हो जाएगा ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 और 75। देखो 74 में क्या कहा है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि थी। मतलब ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें नकारात्मक रूप से मतलब बहुत कम जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें तो वो था आपका नागालैंड। अब 75वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोरोबुदूर स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो जीके का लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, मतलब बोरोबुदूर का स्तूप कंबोडिया में है, जावा में है, सुमात्रा में है, या बोर्नियो में है, कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया देश के अंदर पड़ता है ये। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। तो देखिए दोस्तों अभी 30 मिनट पूरे हुए भी नहीं है, 29 मिनट हुए हैं और मैंने आपके 75 क्वेश्चन समाप्त कर दिए। अब पूरा आधा घंटा हमारा लगेगा मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो चलिए देर किस बात की, मैथ का पहला क्वेश्चन यानी भाग नंबर 4
और भाग नंबर 4 में है गणित। और 76वां क्वेश्चन, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग के 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगी। चलिए पहले स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ, इसके बाद हम हल करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे इसे। हम जानते हैं हमें संख्या नहीं दी है, तो पहले तो हम संख्या मान लेंगे कितनी, x हमने संख्या मान ली। अब ये कह रहा है संख्या का 4/5, मतलब हम करेंगे x गुणा 4/5, ठीक है। फिर वो कह रहा है उसके भाग से 8 अधिक है, मतलब इससे अधिक है, मतलब 3x/4 और बराबर कितना अधिक है, 8 अधिक है। कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, कितना 20, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 चौक 16x और माइनस 4 5 या 15, ये हो जाएगा 15x और बराबर 8। देखिए 16 में से 15 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा और बराबर इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 20 अट्ठे 160 यानी 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आ गया आपका, 160 आ गया और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 बचता है। देखो 2 में से 1 घटा दो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटा दो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटा दो 1 बचेगा, 5 में से 4 घटा दो 1 बचेगा, 6 में से 5 घटा दो 1 बचेगा। और इसको घटाने के बाद करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम सबका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर यदि हम बात करेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा और अंत में हम ये कर लेंगे कि के मान लेंगे, यानी 60k-1, ठीक है। 60 आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर और के का मान 2 रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 पहला पद है। तो 6 गुणा 2 -1 यानी कुल मिलाकर के 120 -1 यानी 119 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। 78 की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका 78 का 11 आ जाएगा, ठीक है। देखो व्यंजक दिया है, व्यंजक इतने का मान ज्ञात करना, अरे इसका वर्ग का वर्गमूल करते चले जाओ, है ना। एक मान लो, मतलब मान लो x बराबर इतना है, देखो मान लो x बराबर कितना दिया है, ये दिया है 11, फिर √11, फिर √11 और ऐसे ही अनंत तक चल लिया है। दोनों का वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर दो, वर्ग से वर्ग कटते चले जाएंगे, 11 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा, 79 में इसमें क्या रखा है इसने हमसे कि इसको हल करो। देखो बड़े आसानी से हल हो जाएगा, ये है 1/8। अब ये भाग है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ और इसको पलट दो, यानी 8/5 हो जाएगा। प्लस 1/4 है, प्लस और गुणा 3/5 है, माइनस 2/5 गुणा 5/7 ये है। देखो 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या बचेगा, आगे चल करके बचेगा आपका यहाँ से 1/8 हो गया, गुणा 1/5 बचेगा। देखो ये बचेगा कुल मिलाकर के 1/5 प्लस ये हो जाएगा 4×5 = 20 यानी 3/20 हो जाएगा, यहाँ पर 3/20 हो जाएगा और माइनस आ गई ये वाला जो पद चल रहा है ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। इसको हल कर लो, जब इसको हल करोगे सबका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी 7/20 माइनस के 2/7, इतने को हल कर लो और हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 120। कहाँ है 120, अच्छा बटे में दे रखा है। तो बटे की यदि हम बात करें तो इसको हल कर लियो, लगभग 9 बटे कुछ आएगा, है ना, 9/140 आना चाहिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यदि x/5 - x/6 बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, लो इसने कहा कि x/5 है माइनस x/6 है बराबर 4 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना 30, इसकी गुणा इसमें कर लो 6x माइनस इसकी गुणा इसमें कर लो 5x, ये माइनस है बराबर 4। अरे 6x में से 5x घटाया 1x बचा और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 3 चौक 12 मतलब 120, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इसमें क्या कहा है 81 में जरा देख लीजिए।
81 में हमसे कहा है कि 24 परीक्षार्थियों की एक कक्षा का औसत 35 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार किसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार बताओ। अरे भाई देखो 24 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना दे रखा 35। तो 24 का योग निकालो, 24 का योग। जब 24 का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 24 गुणा 35। ठीक है, 24 गुणा 35 जब मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 84 और यहाँ 840 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 840। अब हमें क्या करना है शिक्षक को इन्होंने शामिल कर लिया है तो कितना निकाल लेंगे, तो फिर निकाल लेंगे 24 गुणा 36 का, है ना, यानी 25 गुणा, हाँ हाँ, तो 24 थे, 24 से अब कितने हो गए 25 और 400 ग्राम बढ़ गया इनका, है ना। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी 25 तो हो गए टोटल गुणा। अब यदि हम बात करें तो 400 ग्राम बढ़ लिया है ना आपका, तो पहले 35 था तो ये हो जाएगा 35 और पॉइंट 4000 लिख दो पूरा। और इस 4000 के लिए हम क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं दशमलव लगा था, दशमलव लगाया नहीं है। और डायरेक्ट यदि हम बात करें तो ये क्या कह रहा था 400 हो जाता, हाँ। चलिए इसको हल कर लो भैया। इसको यदि हल करोगे तुम तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, और इसको जब हल करोगे तो आपका लगभग 855 आना चाहिए। जब ये 25 का 855 आ गया और 24 का ये रखा है 840, है नी, 85 में से 40 घटा देंगे तो आपका 45 आ जाएगा, -840। तो बराबर आपका 45 जो है वो आंसर आ जाएगा, और ये टीचर का वजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा है, 82 में ये कह रखा है इसने, ए लो भाई यहाँ तक ले लो, 82 आ गया पूरा। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। देखो भाई कैसे करेंगे, अगर हम बात करें तो 1100 लड़के थे, कितने लड़के थे 1100। अब इसमें से उत्तीर्ण कितने हुए थे 50%, और लड़कियां हो रही हैं 40%, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1100 लड़के थे, 50% उत्तीर्ण हो गए, बटे आपका कितना आ जाएगा 100, प्लस लड़कियां कितनी है 900, 900 लड़कियां हैं, कितने परसेंट पास हुई हैं 40, और बटे 100। लो भैया 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा 11 गुणा 50 प्लस ये आ गया 9 गुणा 40। इसको कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। और लेकिन कैसा आएगा यदि हम बात करें तो इसके 11 पंजे 55 यानी 550 प्लस और 9 चौक 9, ये अच्छा 60% था, ये 40 था तो 60 हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 छंग 54 यानी 540। 540 और 550 को यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 1090। अब हमसे कह रहा था कितने प्रतिशत, देखो 1100 तो लड़के हैं 900 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए ये आपके 2200 हो गए। यानी प्रतिशत निकाल लो। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, टोटल 1090 बच्चे हैं, मतलब इतने आए हैं इनके अंक, और टोटल है कितने यानी 2200 गुणा 100। एक जीरो, एक दो जीरो कटिया, कितना बचा ये बचा 1090 बटे 22। जब 22 से 1090 को हम भाग देंगे, 22 से 1090 को जब भाग देंगे तो लगभग 54.4 आ जाएगा। अब 54.4 किस में दे रखा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 54.5। क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे कहा है, क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए इस पर। इसमें कह रखा है कि एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73, लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा में औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियों का कितने प्रतिशत थी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात कर रहे हैं, ना तो लड़कों की संख्या दी ना ही लड़कियों की संख्या दी, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि जो बॉय हैं मतलब लड़के हैं ये है एक्स, और जो गर्ल्स हैं लड़कियां वो हैं आपकी वाई। अब वो क्या कह रहा है कि यदि हम बात करें इन दोनों का औसत कितना दिया 71.8, और लड़कियां मतलब लड़के तो हैं कक्षा में, लड़कियां हैं 71 और लड़कियां हैं 73 और लड़के हैं 71।
तो कैसे करेंगे, यानी 71x प्लस 73y और बराबर ले लेंगे, यानी 71.8 है टोटल इनका, और ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस वाई। भाई इस समीकरण को हल कर लो और x y का मान निकाल लो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब ये समीकरण हल करनी है, आराम से आ जाएगा। 84 की हम बात करें, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की। यानी कहने का मतलब ये, हमने मान लिया एक तो x है, इस x का कितना कह रहा है 1/27 है। अब इस x का 1/27 से है, तो दूसरे का क्या कहा इन्होंने, जो 3/7 का किससे है 5/9 से है। अब देखो इसे कैसे करेंगे भाई, करना कुछ नहीं है इसमें, इस समीकरण को हल कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बीच वालों की तो आपस में कर दो, यानी इनकी इनमें और साइड वालों की इनमें। तो देखो ये हो जाएगा x गुणा 5/9 बराबर, ये हो जाएगा 1/27 गुणा 3/7। इसको हल करो, जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, बराबर देखो 3 एकम 3, 3 नम 27 और 9 सत्ते 63, ये तो आ गया 1/63, और ये कितना हो जाएगा 5x/9, ये आ जाएगा, है ना। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से, ये इससे इसे काट दो, 9 से 9 9 सत्ते 63 और 7 पंजे 35, यानी x बराबर 1/35 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमसे कह दिया है कि संख्या पूछ लिया है, तो संख्या अगर तुम्हें बतानी है तो बता दो, x का मान 35 आ गया। ठीक है ना, तो संख्या आपकी आ जाएंगी, नहीं तो यही आंसर है आपका 1/35 कहीं दे रखा है 84 में, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। 84 में 85 में कह रखा है, यदि 3:2:5 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, देखो भाई कुछ नहीं करना है इसमें, आराम से देखो 3 2 5, अरे लो इनका वर्गों के योग की तो कह दिया, तो 3x का वर्ग कर दो और 2x का वर्ग कर दो और 5x का वर्ग कर दो, सबके योग की बात कर दिया है, तो जोड़ दो कितना है, ये हो गया 1862 है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस 2 का वर्ग 4x², 5 का वर्ग 25x² और बराबर कितना हो गया 1862 हो गया। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 49x² और बराबर 1862। ठीक है, नहीं 49 कैसा आ जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 हो गया आपका 13, 13 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38x आ जाएगा। अब इस 38 से जब हम इसे काटेंगे तो 49 बार कटेगा, यानी x² 49, और हम जानते हैं ये वर्ग इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, x का मान आएगा आपका 7। तो हमसे ये पूछा है बीच वाली संख्या बताओ, अरे बीच वाली संख्या 2 है, x की जगह 7 है, मतलब ये है, मतलब 2x। अब 2 और x की जगह कितना है 7, तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 14 आंसर, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या कहा है, जरा इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें कहा 86 में किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, धनराशि क्या है। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो दोबारा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की यदि हम बात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज, दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन, देखो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, a बराबर ये हो गया p और ब्रैकेट में लेकर चलते हैं हम, यानी 1 + r/100 और इसकी पावर t का मतलब समय -1 और बट्टे ये, लो जी ये आता है। अब a का मान यदि हम बात करें तो ये दिया है, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3225। ठीक है, आगे धनराशि की बात कर रहा है, मतलब p का मान हमें निकालना है। 1 +
आर का मान कितना दिया है इन्होंने, 15%। देखो ये हैगा 15%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और बटे 100, ये ब्रैकेट चल लिया था यहाँ पर। और कितने वर्ष के लिए कह रहा है, ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए, इसकी जगह आ जाएगा 2 और माइनस के 1। लो जी, इसे हल कर लो और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब हल कर लोगे तो लगभग 10,000 के आसपास आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्राई। भाई जोड़ घटा गुणा भाग ही तो रह गई, मान सबके मैंने रख दिए हैं, है ना। देखो लास्ट में कंडीशन एक आएगी बन के, यानी 3225 तो ये चल रहा है, और आगे तुम्हारी कंडीशन ये आएगी, यानी जब इसकी गुणा भाग करोगे, यानी इसे काटोगे, 5 से काट दोगे तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 यानी 20, और ये हो जाएगा 23/20, 23/20, और इसकी पावर कितनी आ रही है 2, और माइनस के 1, ये आपका आएगा ही। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के इसको हल कर लो, यानी 3225 बराबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा P, इन सब का इसका वर्ग कर दोगे तो 23 का वर्ग कितना होता है 529, तो ये आ जाएगा आपका 529 और बटे इसका होता है 400 और माइनस 1, बस इसे हल कर लो। लो 3225 बराबर P, जब इसको आप हल करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे 400, तो ये हो जाएगा 400 और इसकी गुणा इसमें, और इसमें से 400 घटा देंगे तो कुल मिलाकर के आपको बचेगा 129, ये गुणा 129। अब देखो ये चल गया तुम्हारा 3225, ये भाग में चल गया, गुणा में आ जाएगा 400, और ये गुणा में चल गया, भाग में आ जाएगा 129, और बराबर क्या बचा P। जोड़ घटा गुणा भाग कर लो, इन सबके इससे इसे काट लो, ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करें तो 87 में क्या कहा, जरा इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। 87 में हमसे कह रखा है यहाँ पर कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखो भाई मान लो एक दे दिया x का मान 10 रख लो, y का मान कितना रख लो 16, ये रख लिया, x का मान 10 y का मान 16। हमारे पास हानि प्रतिशत, देखो हानि होगी, हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि y माइनस एक्स और बटे आपका आ जाएगा y और गुणा 100, सबके मान रख दो। y का मान चल लिया 16, x का मान चल लिया 10, इनके मान रखो और कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो हमें जो है ये सारणी दी है, सारणी को पढ़ करके सवालों के आंसर करने हैं। दिया गया आरेख उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए अंतरिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उस आरेख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए कैसा होगा, जरा ध्यान दीजिए। पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, उसके बाद करने आपको ही है ये। ठीक है, समझ लो। पहले पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 88 की, हम 87 की बात 88 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 88 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर 2015 हो जाएगा। देखो कैसे, ये 2014 में कितने हुए 6500, और 2015 में कितने हुए ये, तो ये कह रहा है कि पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक संख्या में हुए, तो 2014 में इतने हुए और 15 में कितने हुए इतने, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें और ले लेते हैं क्वेश्चन 89 में कहा कि 2013 और 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो भैया 2013 की यदि हम बात करें तो इसमें 7000 हो रहे हैं, 2013 में ये हो रहा है 6500, और फिर कह रही है 2016, तो 2016 में कितने हो रहे हैं 7000, तो 7000 में से 6500 घटा देंगे तो कुल मिलाकर के 500 आ जाएगा। अंतर ही तो पूछ रहा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और देखो, यानी 13 में कितने हो रहे हैं 6500, 16 में कितने हो रहे हैं ये हो रहे हैं 7000, अंतर पूछ रहा, तो 7000 में से 6500 घटा दो, आपका 500 बचा। ठीक इसी तरह से आपका दो सवाल आप कर लीजिएगा। देखो 90 की अगर हम बात करें तो 90 16 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 17 में तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो भैया 16 में कितने हो रहे हैं, 16 में अभी देखे थे हमने 7000, और 17 में कितने हो रहे हैं 3500,
तो इनका अंतर निकाल लो, ठीक है ना। प्रतिशत पूछ लिया हमसे, तो कैसे करेंगे प्रतिशत के लिए, यानी प्रतिशत के लिए ऐसे करेंगे 7000 और माइनस 3500, और प्रतिशत के लिए बटे में क्या लगा देंगे हम, यानी 3500 पे तो निकाल लिया, तो 3500 और गुणा 100, लो इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगभग 100% आपका आंसर आएगा। इसमें से इसे घटाओ, 7000 में से 3500 घटाएंगे, देखो 7000 में से 3500 घटाएंगे तो 3500 तो बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 3500 बटे 3500, ये कट जाएगा, तो ये 100 जो है यही तो बचेगा, यही आपका आंसर है। 91वां भी ऐसे ही है, देख लो और कर लो, आपका आराम से यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। 92 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर दूरी को 10 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता उतने समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। धारा के बहाव की दर क्या है। देखो भाई काफी लंबा सवाल है ये काफी लंबा सवाल है। एक तो दिया 4 किलोमीटर, एक दिया है 5 किलोमीटर। तो देखो भैया, यानी व्यक्ति की चाल और धारा की चाल हमें नहीं दी है, तो हम मान लेंगे, यानी व्यक्ति की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे रिएक्शन बनेगी यानी x प्लस वाई, तो कहने का मतलब ये बनेगी यानी 5/x प्लस वाई, ये चल रहा है, ठीक है ना। और बराबर दूसरी तरफ 4/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो दो समीकरण आएंगी बनके, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 5x माइनस के 5y बराबर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4x माइनस के 4y, ये आएगा निकल करके। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो x का मान निकाल लो, देखो 5x में 4x घटा दो तो कितना बचेगा 1x, और 1x बराबर 5y, और यह 4y तो बराबर हो जाएगा 9y। तो x का मान हमारा ये आ गया निकल के। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, वही कह रिया है, क्या कह रिया है कि 35 किलोमीटर की दूरी चल लिया वो, और कितने समय में चल लिया 10.5 घंटे में, 10 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे 35 बटे, ठीक है, एक्स प्लस वाई, 35/x प्लस वाई, धारा की चाल और विपरीत में 35/x माइनस वाई, और बराबर 10 सही 1/2, यानी 10 घंटा और आधा घंटा ये है, तो मैंने ये लिख दिया इसको, ठीक है भाई। इस समीकरण को हल कर लो और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x का मान भी रखना आपको, अभी x का मान भी रखना, देखो ये हो गया 35/x का मान कितना चल रहा है 9y, यानी 9y प्लस के बाई प्लस 35 बटे, यहाँ रख देंगे x का मान 9y और माइनस के बाई, और बराबर 10 सही 1/2, ये ऊपर तो हो गया 35 बटे, ये हो गया 10y प्लस 35 बटे, ये कितना हो गया आपका 9 में से एक गया मतलब 8y, और बराबर ये हो जाएगा 20 और 1 21/2। बस इसको कर लो भैया हल, और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 40 ले लो, 10 हाँ 40 ले लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा है, यदि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो देखिए भैया पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा पी बटे क्यू, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में बता रहा, और आर बटे क्यू, ये हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में है तब, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और इसके बराबर ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर, इसका वर्ग इधर भेज दो तो यानी क्यू बराबर अंडर रूट क्यू आर आ जाएगा। दे रखा है क्या, ये दे रखा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, 94 में क्या कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर छोटी शीशे की बॉल बनाई जाती है, तो शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना, एक तो मतलब गोली है, गोली मतलब गोला, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला ले लो, ठीक है ना। गोले का आयतन का सूत्र लगा दो, गोले का आयतन, गोले का आयतन की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और आर की घात आ जाता है 3, ठीक है। क्या कह रखा है इन्होंने कि पिघला कर ये 3 है,
6 त्रिज्या वाले सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर छोटे गोले बनाए जाते हैं। हाँ, तो 6 सेंटीमीटर है तो मतलब 6 की घात 3 यहाँ पर हो जाएगा, 6 की घात 3। ठीक है, इसको हल कर लो और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। छोटे गोले का भी लगा दियो, 4/3 पाई आर की घात 3। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में क्या कहा है, x प्लस 2y बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 1, तो बाई एक्स के बिंदुओं पर मिलने जिनके बीच की दूरी है। इसमें क्या करना है भैया, इसमें x का मान 0 रख दो और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। x का मान 0 रख दो तो लगभग 2 आंसर आना चाहिए इसका। हाँ, ये दिया 2 इकाई। ठीक है, दोनों समीकरणों को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो लगाता हूँ, अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं और 55 मिनट हो गए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप कृपा कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर नहीं हो जाता, तब तक हम डेली प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि जो भी वीडियो बनती है वो वीडियो आपके पास उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे, ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नहीं। आप देखेंगे लगभग 50-60 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। और पेपर की यदि हम बात करें तो ज़्यादा समय है नहीं, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की यदि मैं बात करूं तो आज है 5 दिसंबर 2024 में मैं इस प्रैक्टिस सेट को बना रहा हूं। तो ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं। तो 97 क्या कह रखा है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि इकाई के स्थान पर सदैव 0 हो तथा अंक की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो देखो भाई, इकाई के स्थान पर केवल शून्य आ सकता है, इसलिए इकाई के स्थान की यदि हम बात करें तो एक ही प्रकार से भरा जा सकता है। अब इकाई का अंक यानी दहाई का अंक या इकाई के अंक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो इसमें ये आ जाएगा, इकाई का अंक 3 अंकों की संख्या कह दिया, अरे लो, एक 8 ले लो, एक 9 ले लो और एक आपका 1 ले लो। ठीक है, क्योंकि शून्य की बात कर रहा है ना, तो 9 8 72। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये खाली हल करने का सवाल नहीं है, सोचने समझने का। आप सोच लो एक बार, आपका आंसर आ जाएगा। 98 की यदि हम बात करें तो 98 में क्या कह रखा है भैया, 98 में कहा है कि 12 भुजाओं के एक बहुभुज के शीर्ष को मिलाने से बने त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी n का मान कितना दे दिया हमें, n बराबर दे दिया 12। n क्या है, संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला चलता आ रहा है, यानी 12 और c 30। ठीक है ना, अब यदि हम बात करें तो 12 दिया है तो 3 बार चलना है उसको, तो 12 गुणा 11 गुणा 10। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे क्या करते हैं हम, 12 के गुणनखंड कर देंगे हम 3 बार, तो यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, ये ले लेंगे। अब इसको हल कर दो, देखो 3 से 3 चौक 12, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 11 पंजे 55 और 55 चौका हो जाएगा आपका 200। 55 चौका 200। अब ये ऑप्शन नंबर ए में आपका रखा 200, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूं। आप हमें कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताइएगा। और जैसे कि आपको ज्ञात है, मैं 1 ही घंटे का टाइम सिलेक्ट करता हूं, 1 ही घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। हालांकि हाँ, ये भी है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। जल्दी इसलिए करता हूँ कि अगर मैं 25 क्वेश्चन को ही ना सही तरीके से हल करूँ और टोटल हल करूँ मैथ के, तो 25 क्वेश्चन को सही से हल करने में और आपको समझाने में 1 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा नहीं लगेगा तो कम से कम 40-45 मिनट तो लगेंगे ही। लेकिन मैं 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ,
इसलिए मैं हिंदी की, अंग्रेजी की और जीके की ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं जिनमें हिंदी की फुल व्याख्या भी की है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी की है, और जीके की बात करें तो चारों ऑप्शनों के बारे में बताया भी है जीके में, वो अलग अलग करके डाल रखे हैं मैंने। तो दोस्तों, आज आपने इस प्रैक्टिस सेट को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब